अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। एक पूरा बैकड्रॉप है, एक कॉन्टेक्स्ट है कि जो स्विट्ज़रलैंड में नेगोशिएशन हो रहे हैं, नहीं हो रहे, बता सकते हैं, नहीं बता सकते। बहरहाल झटके से वो दोबारा ज़िंदा हो गए हैं और स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर, दो गैर संजीदा जोकर नुमा कैरेक्टर दोबारा पेश कर दिए गए हैं। शायद वो गुलछर्रे जो इस्लामाबाद में नहीं मनाए जा सकते थे, वो शराब व कबाब की महफिलें नहीं सजाई जा सकती थी इनके लिए, वो अब स्विट्ज़रलैंड में सजाई जाएंगी। स्विट्ज़रलैंड में टॉक्स का शिफ्ट होना, अगेन मैंने तब भी आपको बताया था कि ये टॉक्स संजीदा नहीं है। MOU जो होता है वो ख्याली पुलाव होता है, और ख्याली पुलाव में ईरान वालों ने छोटे का गोश्त और मोटा काबली चना और बेहतरीन बड़ा वैसे ना ज़रा गीला गीला किस्म का बड़ा खूबसूरत बासमती चावल डाला है। क्यों? क्योंकि ख्याली पुलाव है, जो मर्ज़ी डाल लो। हकीकत ये है कि जो उसके एक्चुअल प्रैक्टिकल स्ट्रेटिजिक आउटकम है डील के, अनफॉर्चुनेटली वो एक ही टेंजिबल है। वो ये है कि हॉर्मूज़ अभी पार्शली या समवट फंक्शनिंग और खुल गया। ठीक है, वो वापस रिपील भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई टेंजिबल अचीवमेंट नहीं है ईरान के पास, ना अमेरिकन के पास, और इसराइलियों के पास तो कुछ भी नहीं आया। मॉरल और पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवल पे बहुत बड़ी विक्ट्री है ईरान के लिए, लेकिन ये ट्रांसलेट नहीं होएगी, बिकॉज मैंने आपको स्टार्ट से बताया कि डोनाल्ड ट्रंप बदनीयत है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये JCPOA की डील तो अपने पहले टर्म में कैंसिल की, इसी नीयत से कि ईरान को एजिटेट किया जाए, ईरान में मजहबी ज़्यादा हार्ड लाइन सख्त रजीम को लाया जाए सामने, ठीक है ना। और ऐसे ही एक माहौल क्रिएट किया जाए कि ईरान के साथ बराह रास्त लड़ाई की जाए, बिकॉज ये इसराइल का ओवरऑल देखिए ना, एक प्रोजेक्ट है इसराइल का कि ईरान उसका दुश्मन है, उसने एक्सपैंड करना है वो सारा। इसमें 2-3 टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़ लेके चलते हैं वो। एक है नेतन्याहू प्रोजेक्ट जो 30-40 साल पका है, वो और उसके साथी और जो नज़रियाती फ़िक्र उसके पीछे है, वो एक पर्टिकुलर तरीके से डील करना चाहते हैं ईरान के मसले के साथ। जंग, हाई एक्सेलरेशन, स्पीड, जल्दी से आके मसले को किया जाए। और एक और नज़रिया होगा, वो आस्था करके ठंडी करके खीर खाना चाहते हैं। उसमें भी आगे आकर बताएंगे इंशाल्लाह कौन है वो लोग और क्या उनकी विजन है इसराइल के लिए। बट पॉइंट मेरा ये है कि उस प्रोजेक्ट में मिरियम एडल्सन जैसे फाइनेंसियर्स, नेतन्याहू का अपने पंजे गाड़ के रखना ट्रंप के अंदर। ट्रंप इलेक्ट होए तो पहला आदमी वो उसको मिलता है, बार बार मिलता है, एक साल में दर्जन बार वो अमेरिका पेश होता है, वो जाके उसको वो करवाता है। तो ये सब अलामत उस चीज़ की है कि इस प्रोजेक्ट को जो लेके चलना चाह रहे हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ स्पीड से हमला किया जाए और फ़ौरन से उसके रजीम को कोलैप्स करवाया जाए। ये प्रोजेक्ट जो 15-20 साल से पक रहा है, ये अब अपने उस फाइनल स्टेज में आ गया है। इस प्रोजेक्ट का फेलियर्स बहुत ज़्यादा हुए हैं, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा जगह मार खाई है, ईरान ने बहुत दिलेरी से लड़ा है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर MOU की बात करें तो वो ख्याली पुलाव है। मैं पहले भी आपको बता रहा था, ये डील नहीं होनी, ये डील मुस्तकिल नहीं चलनी। क्यों? मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। इस्लामाबाद में उन्होंने JD वैंस को इवेंचुअली भेजने का फ़ैसला किया, बड़ी मुश्किलों से वो आ गया, क्योंकि वो आर्किटेक्ट है ज़्यादा इस बड़ी डील का। जैरेड कुशनर और वो तो विटकॉफ तो टोटल ज़ायनिस्ट स्टूज हैं। हालांकि मेरी ज़ाती राय माने तो JD वैंस भी है, पीटर थील का शागिर्द है, उसी ही फाइनेंस की दुनिया से वो आ रहा है, उसी ही PR एंड मार्केटिंग की दुनिया से आ रहा है। तो उसने भी कई कल को कहीं अपने सियासी करियर को किसी और जगह नहीं लेके जाना, इसी इसराइल लॉबी पे डिपेंड करना है। चले थोड़ी बहुत उसके पास ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस है, उसकी कोई वोट बैंक है, कोई नेशनल रिकग्निशन है। जैरेड कुशनर और विटकॉफ तो टोटली एक बिजनेस कम्युनिटी के बिल्कुल वो आप समझें नेपोटिस्टिकली ट्रंप के ताल्लुक से वो गोल्फ गेम इकट्ठे खेलते हैं, या वो दामाद है उसका तो वो आ गए हैं। वो टोटली इसराइल के एजेंट थे वहाँ पे। जब इस्लामाबाद में भी न्यूक्लियर टॉक्स हो रही थी, और यहाँ पर भी पहली गुफ्तगू जो है वो 14 पॉइंट के MOU में न्यूक्लियर सब्जेक्ट से मुतल्लिक है। वो क्या टेक्निकल एक्सपर्टीज़ रखते हैं कि वो ईरान के माहिरीन के साथ बात करें। अभी तक तो नहीं गए ईरानी, और मेरा शक है कि नहीं जा पाएंगे, बिकॉज ईरान की जो मजहबी मैनेजमेंट है और IRGC है वो डिले करना चाह रही है। आपने मुश्तबा खamenei साहब का ट्वीट भी देखा कि हम नहीं चाहते इस MOU को, लेकिन हम अपनी सिविल हुकूमत को ट्रस्ट करते हुए, यानी हम नहीं पसंद कर रहे इसको। क्यों? क्योंकि अगर आप पॉलिटिकली देखें तो मजहबी तबके के लिए और IRGC के लिए इसको तस्लीम कर लेना, इस डील को, वो ये मान लेना होगा कि आपने हमारे सुप्रीम लीडर को, जो इमाम का नायब है दुनिया में, यानी शिया मज़हब के इस तबके के मुताबिक, उसको आपने शहीद कर दिया रमज़ान में, और दर्दनाक तरीके से, और औरतें बच्चे मार दिए हमारे 3-3.5 हज़ार। वो सारी तफसील आगे डिस्कस करेंगे। तो आपने ये काम कर दिया, और आपने हमारे बराह रास्त इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट कर दिया, और हमारी साख को चैलेंज कर दिया, सब कुछ कर दिया, और हम अब डील नेगोशिएट कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। ये बड़ा मुश्किल होता है कौम को बेचना। आपने देखा कि जब डील्स और नेगोशिएशंस पहले स्टार्ट में भी हुई, तो
बड़े हुक्मरानों के, सिविल हुक्मरानों के घरों पर जाके पत्थरबाजी भी की, बसीज जो लोकल फोर्स होती है ईरान की, और कुछ जो आम प्रोटेस्टर्स हैं, जो अवामी लोग हैं, जो ख़िलाफ़ हैं एक मॉडर्नाइजेशन या इज़राइल दोस्ती या अमेरिका दोस्ती के प्रोजेक्ट से। अपने कौम के अंदर एक जुनून है ना, उनके अंदर एक ख़ास नज़रियाती जुनून, एक नफ़रत का अमेरिका से, इसराइल से, और एक ख़ास फ़िक्र को लेकर चल रहे हैं, मजहबी और समाजी और तारीख़ी, कि हम ईरानी लोग हैं, शिया मज़हब है हमारा, हमारा एक वर्ल्ड व्यू है, ये आयतुल्ला है, आयतुल्ला जो है वो इमाम का नायब है, ये विलायतुल फ़क़ीह का पूरा एक स्ट्रक्चर है आइडियोलॉजिकल बिलीफ सिस्टम्स का, प्रैक्टिकली वो इंस्टीट्यूशंस की शक्ल में आता है। तो ये नहीं कि तो आप राह चलते स्टीव विटकॉफ और जेरड कुश्नर के साथ डील करके आ जाएंगे। प्लस टेक्निकल सलाहियत नहीं है उनकी न्यूक्लियर टॉक्स करने की, कि कितनी इनरिचमेंट, तो कब, तो कैसे वो चीज़ निकाली जाएगी। इस्लामाबाद में भी यही नज़र आया था, वहाँ चिकन चाउमीन खिला दिया था हमने और बीफ चिली ड्राई, तो वो फोंडू खिला देंगे, वो जो चीज़ में डबो के वो जो बेकार खाते होते हैं स्विट्ज़रलैंड में। तो ये इस हद तक ही ये रियलिटी है। मेरी आज जाना राय है, ये टॉक्स नहीं चलनी, ईरान खुद डिले कर रहा है, सिविल गवर्नमेंट में ख्वाहिश है, और अब वो चेमा गोइयाँ हो रही हैं ईरान के कॉरिडोर्स में कि सिविल गवर्नमेंट और मजहबी और फ़ौजी तबके के अंदर जो एक नाराज़गी है, प्रिंसिपल करेक्टर जो हैं वो दो पज़िशकियान और अरागची साहब के हैं, और बाय एक्सटेंशन उसके हैं गालिबाफ के भी। लेकिन ये तीन समझे जा रहे हैं कि यार ये वो सिविल साइड है जो पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका से भी बात कर रही है। अब ज़ाहिर बात है, जब आप अमेरिका से बात कर रहे हैं, अभी भी मोहसिन नकवी साहब गए हैं, तो मोहसिन नकवी साहब जिन जगहों में बात करवा रहे होंगे उनकी अमेरिका में, तो वो वैसे ही बंदा ज़रा चौड़ा भी हो जाता है कि हो मैं तो किधर बात कर रहा हूँ अमेरिका के, और वो क्या एक दूसरे को उनको तसल्लियाँ और दिलासे और ख्वाब दिखा रहे होंगे, अल्लाह बेहतर जानता है। मेरी कुछ ईरानियों से मुलाकात रही पिछले 1-2 सालों में, तो उनमें से एक बंदे ने, और सभी ने बल्कि इस बात को एको किया कि ये शायद हमारे जंग से पहले के सारे खदोखाल बता रहा हूँ आपको, तो कई माहिरीन और मैं वो जो उनके सहाफ़ी से बात कर रहा था, वो कहने लगे, ये पुरानी बात है, वो कहने लगे कि शायद हमारे ये आखिरी आयतुल्ला रजीम का वो है, और ये अब, लेकिन ऑब्वियसली वो 7 अक्टूबर और ये सारे जो मामला जिस तरह चले हैं, तो अब एक और ही एक ज़ील और जुनून वहाँ लोगों में पैदा हो गया दोबारा। लेकिन एक सोच ये बनना शुरू हो गई थी कि आस्ता आस्ता रेंगते जो है ना, ईरान एक ज़्यादा मॉडरेट और उस तरह एक सोसाइटी की तरफ जा रहा है। और ज़ाहिर बात है, JCPOA की जो डील थी ओबामा की, वो यही तो कर रही थी, उसकी मार्केट को खोला, उसको डेवलपमेंट की गुंजाइश दी, उस तजारत की गुंजाइश बढ़ी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, करते करते एक इकॉनमी बट नेचुरली उस लिबरल ऑर्डर का हिस्सा बन जाती है। अब अगर अमेरिका इंसिस्ट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के अंडर, और बाइडन ने भी कोई कोशिश नहीं की कि वो दोबारा डील को शुरू कर देता, तो बाइडन भी उसी सोच का और उस वॉर हॉकिश नियोकॉन को रिप्रेजेंट करता है, ज़ायनिस्ट लॉबी को रिप्रेजेंट करता था। पहले उन्होंने डील ख़त्म की JCPOA की, रूस चीन को नाराज़ किया, ईरान को ख़राब किया। आप देखें वहीं से यमन और हिज़्बुल्लाह वाला मामला फिर पखना शुरू होता है। ईरान अपनी सारा जी चलिए दास्तान ये JCPOA के कैंसिल होने के बाद ही चली है ना, ट्रंप की पहली टर्म के बाद यमन का मामला ख़राबी की तरफ जाता है, सऊदी अरेबिया के साथ बराह रास्त टक्कर लेना, हर जगह मुसलमानों में जो टकरें आपस में हो रही हैं इस मुद्दे को लेके, फिर 7 अक्टूबर का हो जाना, हिज़्बुल्लाह पे इतने बड़े पैमाने पे हमले, ईरान पे इतने बड़े पैमाने पे हमले, तो ये एक सारा जो बिल्ट एक सिनेरियो बना है 2010, 11, 12, 13 से आज 26 में खड़े हैं। तो ये डेकेड करीब के जो टाइम है, ये ऐसे नहीं कि ओवरनाइट नाइट रिवर्स हो जाए कि नहीं चलो ठीक है डील होगी, हम दोबारा JCPOA नई शक्ल में साइन कर लेते हैं। ख्याली पुलाव बहुत है, $300 बिलियन और ये और वो, और इस पर तबसरे हो रहे हैं, मैं भी तबसरा करता हूँ, आप भी सुनते हैं शौक से, लेकिन हकीकत ये है कि वो ख्याली पुलाव है। रियलिटी में टेंजिबल ये है कि अमेरिका को रिक्रूट और रीऑर्गेनाइज करने का टाइम मिल गया, कि वो जो अब ट्रेड, क्योंकि उसको एक ही अट्रैक्शन है अमेरिका का, ग्लोबल मार्केट कलेप्स ना कर जाए। आप डोनाल्ड ट्रंप की भी स्टेटमेंट्स देखें, अगर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आपको हंसी आएगी। वो अपने इस प्लान को डिफेंड कर रहा था कि जो हार्ड लाइनर्स हैं ना अमेरिका में, वो कह रहे हैं ये डील बड़ी बकवास है। तो ट्रंप ने अपना जवाब दिया कि सम गाइज आई यूज्ड टू रिस्पेक्ट, आई डोंट रिस्पेक्ट एनी मोर, देयर हार्ड लाइनर्स, दे कांट विन एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट मी, I went further. If I went further, the stock market would be much lower. This could be a cause for worldwide depression. Obama gave hundreds of billions of dollars to Iran. I'm not giving any money to Iran. I don't give money to Iran. अब ये एक्सियोस को स्टेटमेंट दी डोनाल्ड ट्रंप ने। वो कह रहे हैं कि जो बहुत मोहतरम थे मेरे लिए कुछ बड़े माहिरीन, और ये जो लोग अभी तनकीद कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पे, इस वजह से नहीं कि ईरान की जंग गलत थी क्योंकि ये बड़ा गुनाह का काम है, बट इस वजह से कि तूने अच्छी डील नहीं बनाई, तुझे तबाह कर देना चाहिए ईरान को। वो कह रहे हैं कि वो बहुत हार्ड लाइनर है, लेकिन अगर मैं और सख्ती करता तो ग्लोबल स्टॉक मार्केट जो है वो गिर जा। ये है, दिस इज़ ऑल, ये सारा कुछ
मिन जानिब अमेरिका या अभी आप सारा खेल तमाशा देख रहे हैं ना कि जेडी वैंस जा के इंटरव्यू दे रहा है, कह रहा है इसराइल कुछ देखना चाहिए, वो भी एक ममालिक में से मुल्क है जो है अमेरिका पे इन्फ्लुएंस। जेडी वैंस रोटी को चोची कहता है, वो दूध पीता बच्चा है, वो अभी जाग के उठा है कि अच्छा इसराइल की लॉबी है अक्का, जैसे दुनिया के ममालिक की लॉबी होती है। तो ये इतने लाडले इतने बेबी नहीं हैं, और हम बहुत जल्दी मुसलमान एक्साइट हो जाते हैं कि देखो वो तनकीद कर रहे हैं इसराइल पे, तो लगता है काम बच गया। ऐसे नहीं होता, खरबों डॉलर खर्चे गए हैं, 40-50 साल की मेहनत है, मजहबी तालीमी हर इदारे में, सियासी वो जो प्लेटफॉर्म्स है हर इदारे पे, मीडिया में इसराइल ने अपनी जगह बनाई। ख़ास तौर पे 80s की दहाई के बाद ये 30-40 साल अमेरिका इसराइल ने बहुत मेहनत की है। ऐसे नहीं कि ओवरनाइट ख़त्म हो जाएगी। मैं बार बार आपको 5 to 25 ईयर्स की टाइमलाइन देता हूँ ना, इसमें जाके ट्रूली तलाक होएगी अमेरिका और इसराइल की, वो टाइम लगेगा और मेहनत लगेगी। तो इसमें आपने चकमे में नहीं आ जाना। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये लोग जो मेरे पे तनकीद कर रहे हैं, अगर मैं ये कर दूंगा तो स्टॉक मार्केट बर्बाद हो जाएगी और ये ग्लोबल डिप्रेशन आ जाएगा। अमेरिका को बहुत इंटरेस्ट है ग्लोबल मार्केट पे हेजेमनी मेंटेन करने की। डॉलर एक दफ़ा ग्लोबल डिप्रेशन आ जाए तो पेट्रो डॉलर ख़त्म हो जाएगा, अमेरिका को नुकसान होएगा। ये नहीं कि अमेरिका ख़त्म हो जाएगा, अमेरिका ताकतवर तरीन मुल्क रहेगा, लेकिन वो ग्लोबल एम्पायर उसका बाकी नहीं रहेगा। तो एम्पायर को इंटरेस्ट होता है अपने उसको बाकियात को बचाने में कि यार जहाँ जहाँ डीलें हमारी बनी हुई वो ख़राब ना होए। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म की कोई गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने के लिए और इंडिपेंडेंट रहने के लिए आपको चाहिए होते हैं पैसे। आपको फील्ड रिपोर्टर्स रखने होते हैं, एडिटर्स रखने होते हैं, कंटेंट राइटर्स रखने होते हैं, रिसर्चर्स रखने होते हैं। ये सब कुछ इसलिए हो सकता है क्योंकि आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, आप लोग वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। लेकिन एक्चुअली हमारी सबसे बड़ी सपोर्ट हमारा मैट्रिक्स ग्रुप है। एक 3000 रुपये की मामूली सब्सक्रिप्शन अलाउ करती है हमें हमारा काम करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स इस ग्रुप में आ चुका है, जिसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और हम डेली की 2 से 3 वीडियोज़ उन ग्रुप मेंबर्स को देते हैं। लेकिन हम चाहते हैं अपना काम बढ़ाएं। हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के सबसे बड़े इन्वेस्टिगेटिव प्लेटफॉर्म बन सकें, और इसके लिए हम डायरेक्टली रिक्वेस्ट करें आपको जो हमारा व्यूअर है, प्लीज़ हमारी सब्सक्रिप्शन ख़रीदें। हम अपना काम इंडिपेंडेंट और फेयर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नया से नया चेहरा हायर करें, डाइवर्स से डाइवर्स ओपिनियन हो। आप लोगों का सपोर्ट ने अलाउ किया हमारे प्लेटफॉर्म को इतनी देर एग्जिस्ट करना। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा काम इंडिपेंडेंट और फ्री रहे तो हमें 3000 की सब्सक्रिप्शन दें। थैंक यू। ओबामा ने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, बट चलो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर ईरान को दे दिए। मैं तो 1 रुपया नहीं दे रहा, मैं कभी कोई 1 रुपया नहीं दूंगा ईरान को। ये हकीकत है कि डोनाल्ड ट्रंप ने टाइम बाय किया। इसमें क्या हो सकता है? अमेरिका की रीफ्यूलिंग, ग्लोबल मार्केट, क्योंकि अमेरिका के अंदर तेल का रिजर्व है, शानदार है, लेकिन वो क्योंकि ग्लोबल मार्केट में डॉलर है, डॉलर ग्लोबल मार्केट डिपेंडेंट, उस पर मार्केट डॉलर डिपेंडेंट है, तो ऑयल प्राइसेस अमेरिका को उसके रिजर्व्स के बावजूद इफेक्ट करती हैं। वो ठीक है, उसने रिजर्व्स को डंप किया और प्राइस को स्टेबलाइज किया, लेकिन प्राइस में फ़र्क तो बारीक है। आप न्यूयॉर्क टाइम्स का एनालिसिस देखें कि 3500 ईरानी शहीद हुए हैं, 3700 लबनानी शहीद हुए हैं, 26 इजरायली कत्ल हुए हैं और 13 अमेरिकन फ़ौजी कत्ल हुए हैं। हकीकत यह है कि ये 100-200 के करीब फिगर्स होंगे। अमेरिका भी झूठ बोल रहा है, इसराइल भी झूठ बोल रहा है। ये बहुत बड़ा नंबर होता है उनके लिए। जंग अमेरिका को $132 बिलियन की पड़ी है। 132 बिलियन कहना आसान है, लेकिन ये रकम है। और तेल की कीमत $298 से पर गैलन $4 तक गई है। ये $5 से $6 पे आ जाए, अमेरिकन बर्दाश्त नहीं करेगा, अमेरिकन हाउस होल्ड बर्दाश्त नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप इस गेम को समझता है और ग्लोबल मार्केट पे इम्पैक्ट आएगा तो उसके सारे रीजनल पार्टनर, सिंगापुर, कोरिया, जापान, हांगकांग, फ़िलिपीन, इंडोनेशिया, ये सारे आपकी ईस्ट एशिया के जो सारे मुल्क हो गए, उसके सेंट्रल एशिया में जो नए पार्टनर बन रहे हैं, जो उसके यूरोप में पार्टनर हैं, जो अफ्रीका में, वो सारे कहेंगे पैन की तुसी मतलब भुखा मारना है सानू। तो वो उस पार्टनरशिप की कमज़ोरी में फिर वो डॉलर से रजीम से हटेंगे तो अमेरिका का एम्पीरियल डिक्लाइन बहुत फास्ट ट्रैक हो जाएगा। ये हकीकत है। मैं नहीं कह रहा ईरान ने बहुत बड़े बड़े मार्के अचीव किया, आपको पता है हम ईरान की उसमें दिफा में, तारीफ़ में वो मुब्तला है, लेकिन हकीकत को भी आपने देखना है कि ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। एक वजह है कि मजहबी और फ़ौजी तबका नाराज़ है ईरान में इस डील से, और सियासी आपको तबका नज़र आ रहा है, सिविल तबका आगे बढ़ बढ़ के डील करने के लिए। ज़ाती मफाद और एक मिक्स ऑफ आइडियोलॉजी होता है कि नज़रियाती तौर पर उनको लगता है कि हम सही कर रहे हैं और ज़ाती मफाद को भी देख रहे होते हैं। ये अनफॉर्चुनेट एक रियलिटी है दुनिया की कि ये पॉलिटिक्स इस तरह से वर्क करती है। आइडियल सिनेरियोज पे नहीं होता कि जो करने वाले आगे होते हैं वो जो अपने लिए अपने जहन में आइडियल समझते हैं, क्योंकि वही घूम घुमा के उसी बात पे आता है कि लबनान की रेड लाइन जो है वो
क्लियर नहीं है कि वो साउथ लेबनान तक महदूद है या वो बैरूत के ऊपर है या वो हल्की बमबारी पे है या ज़्यादा बमबारी पे है। और जो प्रेसिडेंट ईरान ने कायम किया था, जो एक तगड़ी पोजीशन में जा रहा था, वो उससे थोड़ा सा नरम उन्होंने मौक़िफ़ दिखाया कि अच्छा उन्होंने बमबारी की है, अभी जवाब नहीं आया। जब तक वो जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे तो इसराइल की इक्वल फुटिंग पे नहीं खड़े होंगे। और इस लम्हे में अमेरिका चाह रहा है डील फ़ौरन हो जाए, ईरान थोड़ा डिले करके करना चाह रहा है, देखना चाह रहा है कि क्या बनता है, इसराइल चाह रहा है कि कोई डील ना हो। इनमें से कोई भी फरीक ये नहीं समझता कि ये डील मुस्तकिल चलनी है, ये साल से ऊपर चलनी है, ये 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने की मोहलत है। अगर उस मोहलत के ज़रिए ईरान कुछ फ़ायदा उठा सकता है तो अगर उस नीयत से वो की जा रही है तो शायद उनको फ़ायदा दे दे। लेकिन ओवरऑल पिक्चर में अगर आप मेरी बात करें तो अब नुकसान की तरफ बात जा रही है, ख़राबी की तरफ बात जा रही है। इस ज़मन में आप ये नफ्ताली बेनेट को देख लें, ये इज़राइल का प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था। इसने साफ कहा कि 30 अमल है मेरे, इकनॉमिक, साइबर, कोवर्ट, सीक्रेट, काइनेटिक, मुख्तलिफ ऑपरेशंस की मैंने एक फार्मूला दिया हुआ है। ये नेतन्याहू के फार्मूले से फ़र्क है। और इसमें भी ना आप देखेंगे कि फार्मूला जो है, ये जो बहस दी जा रही है, वो नेतन्याहू के फेलियर किया। इज़राइल अपना प्रोजेक्ट नहीं अबैंडन कर रहा, ना ग्रेटर इसराइल का, ना ईरान के ख़िलाफ़ जो रजीम चेंज की वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं। मैक्सिमम मुद्दा ये बनाया जा रहा है JD वैंस के करैक्टर के ज़रिए, डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद के ज़रिए, कि ये नेतन्याहू का प्रोजेक्ट फेल कर गया। इसराइल दुश्मनी नहीं इख्तियार कर ली। JD वैंस भी बार बार वाजे कर रहा है कि दुनिया में अगर कोई हामी है, कोई साथी है इजरायली कौम का, तो वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप लीडर है। इस तरह पेंट किया जा रहा है एक पिक्चर को, और ये एक पॉलिटिकल प्लॉय भी है क्योंकि नेतन्याहू और रजीम चाहती भी है, और इजराइल की जनरल डीप स्टेट चाहती है कि एक इमेज प्रोजेक्ट की जाए कि अक़वाम आलम नफ़रत करती हैं यहूदियों से और इजराइल से, ताकि वो बचा कुचा जो इस यहूदियों का डायस्पोरा है उसका माल, एनर्जीज़ और उसकी रिसोर्सेज सक कर सकें। ये बड़ी एक इसकी, जो नेतन्याहू बार बार कह रहा था ना कुछ सालों से, 2-3 सालों से गालबन, कि अमेरिका और हमारा रिश्ता अब डामाडोल है, अब हमें अपने पैरों पे खड़े होने की ज़रूरत है, वक्त है कि हम इंडिपेंडेंस गेन करें अपनी पॉलिसीज़ के अंदर, अपनी इकनॉमिक नीड्स के अंदर, अपनी मिलिट्री नीड्स के अंदर। वो इस पैसे को खींचने की अट्रैक्शन है उनकी, और गल्फ़ पे दादागिरी करने की। ये गल्फ़ पे दादागिरी करेंगे, यहूदियों का पैसा खींचेंगे और अरबों को आगे लगा के अपना वो करेंगे तगड़ा काम। इस ज़मन में मैं एक रवायत पेश करना चाहता हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि आखिर ज़मान में उसकी एक निशानी जो है वो ये है कि लौंडिया अपनी मालकन को ख़ुद जनेगी। इस मिसाल को समझदार समझ जाएंगे कि जो लौंडिया है इसराइल की, जिसको जना बरतानवी ताज ने पाला, अपने पिस्तान से, अपने सीने से लगा के दूध पिला के पाला अमेरिका ने, और उन दोनों मालकन को वो ख़ुद अब जो लौंडिया उनकी सरदार बन गई है। सही बात है, लौंडिया तो नहीं मालकन को जनती, मालकन लौंडिया को जनती है। इससे मुराद ये है, इसमें एक राय ली जाती है उलमा की, कि जो ग्लोबल पावर्स हैं वो, जैसे पावर का सिस्टम है वो इन्वर्ट हो जाएगा, यानी जो चीज़ क्रिएटेड है और सपोर्टेड है वो इतना बड़ा पैरासाइट बन जाएगी, इतना बड़ा लीच बन जाएगी कि वो डिक्टेट करेगी क्रिएटर को, चलाने वाले को, कि तुमने कैसे अपनी ज़िंदगी की तर्ज को। तो UK और अमेरिका प्रैक्टिकली कैप्चर्ड है अमेरिका इसराइली लॉबी के हाथों। तो ये उस चीज़ को आप देख रहे हैं। अब इस वक्त परफॉर्मेटिव थिएटर हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के वोटर के लिए, मागा बेस के लिए। ये थिएटर हो रहा है ग्लोबल स्टॉक मार्केट और ऑयल प्राइसेस के लिए, और ये थिएटर हो रहा है टाइम बाय करने के लिए। बिकॉज अमेरिका वाकई में जो बुटीक वेपन्स हैं उसकी बहुत एक्सपेंसिव भी हैं, और वो बड़ी कम हो गई थी तादाद में, यूक्रेन की जंग में खपा दी गई थी, उसको वो रिकूपरेट करना चाह रहा है। इजराइल कतई तौर पे पीछे नहीं हटना चाहता इस मौक़िफ़ से, मैं बार बार कह रहा हूँ उसको। अच्छा, मैं डोनाल्ड ट्रंप में बड़ा डांटा जी, नेतन्याहू ने कैसे हमला कर दिया लबनान पे, ही इज़ अ मैड मैन। डोनाल्ड ट्रंप नहीं रोक सकता, अमेरिका नहीं कैन। ऑपरेशनली इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर इसराइल कि वो जंग कर सके। इसको जब आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि इस वक्त US कांग्रेशनल कमेटी फॉर डिफेंस ने पास कर दिया, और इसके बाद सेनेट में जाना है, उसने पहले उसमें जाना है, उसमें कांग्रेस में, फिर सेनेट में जाना है कि अमेरिका और इसराइल की फ़ौज को, वो कौन सा सेक्शन है मेरे जहन से निकल रहा है, अमेरिका और इसराइल की फ़ौज, इंटेलिजेंस को और एयरफोर्स को एक कर दिया जाए। ये वो कानून बनाने जा रहे हैं। ये किस चीज़ के लिए बना रहे हैं? ये इतना बड़ा जो पेंटागन ने अपना बजट बढ़ा दिया, ये किस चीज़ के, जंग के लिए बढ़ा रहे हैं। वो जंग करनी है उन्होंने, और वो अभी इस जोगे नहीं है कि जाकर चीन को जाकर टक्कर जाए। तो चीन को जाकर टकरने का तरीका है कि चीन के सारे रास्ते बंद कर दो, कि तमाम के तमाम जो वेक्टर्स हैं, नोड्स हैं, ईस्टर्न यूरोप हो गया, साउथ एशिया हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, ईस्ट अफ्रीका और नॉर्थ अफ्रीका हो गया, उधर आग लगा दो।
फिर साउथ चाइना सी में आखिरी आग लगा दो, हांगकॉन्ग थाईलैंड और ये जो हांगकॉन्ग इंडोनेशिया ये सारा जो पट्टी है मलाका की, 5-6 जगह आग लगा दी तो चीन क्या तजारत करेगा दुनिया के साथ, क्या कारोबार करेगा? ये उस सीपेक के टाइम पे मैं बहुत बड़े माहरीन से जब ये सीपेक की पढ़ाई कर रहा था, प्रॉपर्टी का काम करता था, सीपेक में बड़ा फोकस था, तो हम सीपेक को स्टडी करते थे एज एन इकोनॉमिक पॉलिटिकल सब्जेक्ट, जितना कोई एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट करता है तो नहीं करनी पड़ती थी एज ए प्रॉपर्टी डीलर। तब भी ये बात मुझे जो माहरीन की बातें सुन के समझ आई थी वो ये थी कि सी पैक और बेल्ट एंड रोड का रास्ता, यानी चीन का रास्ता रोकने का तरीका ये है कि चीन को बराह रास्त नहीं, चीन के गिर्द एक आग की दीवार खड़ी कर दो। जहाँ जहाँ तमाम सिल्क रूट के समुद्री और ज़मीनी रास्ते हैं, वहाँ पे जगह जगह जहाँ वेक्टर्स हैं बहुत बड़े उसके कंटेनमेंट ऑफ चाइना के, वो बनते हैं। जहाँ जहाँ नाराज़गियाँ हैं लिसानी, कौमी, बॉर्डर की, को मजहबी, वहाँ वहाँ आग लगा दो। आग लगी हुई है और आग भड़क रही है। आप ये MOU हो रहा होता है तो आपका बराह रास्त यूक्रेन इतना ख़तरनाक हमला करता है मॉस्को के अंदर, ये कोई कोइंसिडेंट है? बिल्कुल भी नहीं। देयर आर नो कोइंसिडेंसेस। ये एक बड़े स्ट्रेटिजिकली प्लान तरीके से कर रहा। ये क्या वजह है कि इसराइल लॉबी की इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट है यूक्रेन की साइड से यूक्रेन की लड़ाई में? उन्हें क्या इंटरेस्ट है उस चीज़ के अंदर? आलमी ताकतों को इंगेज करना है लड़ाइयों के अंदर ताकि मशरक़ वस्ता के अंदर स्पेस क्रिएट होए। अभी भी आप जाएँ गूगल खोलें, तर्जमा करें, इसराइल के कोई भी अखबार पढ़ लें, उनके अखबारों में यही बहस हो रही है, हम आलमी ताकत बनने लगे हैं। हम एक जो जिस पोजीशन के लिए ईरान वाय कर रहा है उसी पोजीशन के लिए इसराइल वाय कर रहा है। मिडल ईस्ट और मेडिटेरेनियन का अन्नदाता ये है। ये पूरी एक राम कथा और एक अल्टरनेटिव यूनिवर्स है जिसके अंदर पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की और मिस्र, ये 4 मुल्क, ये R4 जो हैं, ये अपनी ट्राइयाँ लगा रहे हैं। इस ज़मन में क्या हुआ है कि इसहाक डार साहब जो हैं वो जा रहे हैं मीटिंग के लिए एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर, और वहाँ पे वो तमाम अपने काउंटर पार्ट से मिलेंगे इन 4 मुल्कों से, और CC साहब से भी मुलाकात होगी। वहाँ उज़्बेकिस्तान के FM का भी कॉल आई है कि भाई गुड यार, लगाई रखो काम। यानी उज़्बेकिस्तान भी आस्ता आस्ता इसके अंदर इंशाल्लाह एंटर होएगा। उसकी तुर्की से ताल्लुक़ात हैं, और वो जिस तरह हमें बड़े या सऊदी अरेबिया बड़ा है गल्फ़ में, या तुर्की बड़ा है मेडिटेरेनियन में, या मिस्र है अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में, उस तरह सेंट्रल एशिया में जो बड़ा है वो उज़्बेकिस्तान और ये वो माना जाता है। उसके पास इकॉनमी भी है, फ़ौज भी है, मिक्स ऑफ ऑल दी फैक्टर्स में। ये इसको सुन्नी एक्सेस कह दें, R4 कह लें, इसको R4 नाम दिया हुआ हमने। ये भी अपनी एक जगह बना रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या माहौल बन रहा है, ये देख रहे हैं कि क्या माहौल बन रहा है। इस सारे सिनेरियो के अंदर एक ओवरऑल पिक्चर में आपने देखा है कि पाकिस्तान ने अपने आप को एक डिप्लोमेटिक न्यूट्रल जोन के तौर पे प्रूव कर दिया, और उसमें इंटरनेशनली तो हमें बहुत देर के बाद मिली एक डिप्लोमेटिक विन। इंडिया को वो नीच दिखाया, अमेरिका से दोस्ती बढ़ाई, पिंगें बढ़ाई, ईरान से पिंगें बढ़ाई, चीन से पिंगें बढ़ाई, वो सारा। लेकिन डोमेस्टिकली ये हुआ कि हमारी हुकूमत के पास जो लेजिटिमेसी नहीं थी इलेक्शन की वजह से, और जिस तरह से ये नई हुकूमत बनी हुई है उस तरह से हमारी स्टेट को बहुत लेजिटिमेसी मिली है। इमरान खान का सवाल ग्लोबली अब ख़त्म कर दिया गया। ये नहीं कि आएगा नहीं वापस, दोबारा वापस आ जाएगा, ये सब पॉलिटिकल लेवरेजिंग होती है, लेकिन फ़िलहाल उनको वो ये मिल गया। और एक जो हकीकी आवाम के लिए ट्रांसलेशन है वो सिर्फ ये हुई है कि पेट्रोल डीजल जो है वो 74 और 86 रुपये से वो कम हो गए, दैट इज़ ऑल, और वो भी वापस अपने ओरिजिनल रेट पे आ गए। तो हमें इस सब में से एक ठेंगा मिल रहे हैं, यानी हमारी दुआएं और वो हमारी मजहबी जुनून और वो सब हमें ड्राइव करती हैं कि हम इस जंग के गिर्द परवानों की तरह घूम रहे हैं सारे। लेकिन मिलना मिलाना हमें अनफॉर्चुनेटली इसमें से कम ही है। ये सरकारें ही हमारी इसमें कमा रही हैं, खा रही हैं। तो बहरहाल सिनेरियो है डार्क। मैं आपको 1.5-2 महीने से कह रहा हूँ, नाराज़ होते हैं सारे भाई बहन कि यार नहीं यार ये तो अब तो डील हो गई है, अब तो ये बड़ी बारीक और बड़ी डायनेमिक मूविंग किस्म के इसके पार्ट्स होते हैं। बहुत ध्यान से इनको देखने की ज़रूरत होती है। मेरी आज जाना राय अभी भी वहीं पे खड़ी है जहाँ स्टार्ट में Day 1 से थी। 7 अक्टूबर के बाद ये जंग रुक नहीं सकती। नॉट कि मेरी की ख्वाहिश है, बट सारे फैक्टर्स जो हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा देखने के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।